कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। झुमकी बहन का जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। जी हाँ, देर न करते हुए चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुपालन के विकास के लिए झारखंड सरकार द्वारा चलाया जा रहा है पशु पोषण एवं चारा विकास कार्यक्रम। एक फसल चक्र पूरा होने पर जरूर कराएं मृदा परीक्षण। पोल्ट्री फार्म में नया लीटर बिछाने से पहले 2-3 दिन धूप में जरूर सुखाएं। और अब समाचार विस्तार से। पशुपालन विभाग झारखंड सरकार द्वारा दुधारू पशुपालन के विकास के लिए पशु पोषण एवं चारा विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत दूध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा अनुदानित दर पर उच्च गुणवत्तापूर्ण संतुलित पशु आहार के साथ साथ अन्य फीड सप्लीमेंट का भी वितरण किया जाता है। इसके अलावा हरा चारा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को 100% अनुदान पर हरे चारे का बीज उपलब्ध कराया जाता है। किसान भाई 3 साल के अंतराल पर अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण एक बार जरूर करवा लें। एक पूरी फसल चक्र के बाद मृदा का परीक्षण हो जाना अच्छा है। हल्की या समस्याग्रस्त भूमि की मृदा परीक्षण होना आवश्यक है। वर्ष में जब भी भूमि की स्थिति नमूने लेने योग्य हो, नमूने अवश्य एकत्रित कर लेना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि मृदा का परीक्षण केवल फसल बोने के समय ही करवाया जाए। जाड़े के मौसम में पोल्ट्री फार्म में मुर्गी पालक अगर बाजार से नया लीटर खरीद कर ला रहे हैं तो इसे इस्तेमाल करने से पहले 2-3 दिन तक धूप में अच्छी तरह सुखा लें। इस मौसम में यदि पुराने लीटर का उपयोग हो रहा हो तो उसमें चूना मिला दें। बरसात के बाद ही जाड़े का मौसम आता है, इसलिए इस मौसम में भी नमी बनी रहती है। ये नमी पोल्ट्री फार्म में बिछे लीटर में मौजूद रहे तो निश्चित रूप से चूजों को ठंड लग सकती है। लीटर को नमी मुक्त रखने के लिए हमारे पशु विशेषज्ञ बताते हैं, जाड़ा का मौसम बरसात के बाद आता है तो घर से लेकर उनके मुर्गियों के लीटर वगैरह में क्या होती है कि नमी होती है। अगर आप बाज़ार से फ्रेश लीटर भी अगर ला रहे हैं और उसके आप बिछाएंगे तो देखेंगे कि उसमें नमी है। तो पहला काम तो यही करें कि जब जो लीटर आप बिछाते हैं तो उसे आप सूखा रखें। हो सके तो जब बाज़ार से लाते हैं तो उसे 1-2 दिन धूप में सुखा करके उसके बाद ही आप कमरे के अंदर डालें। और कमरे के अंदर अगर मान लीजिए लीटर थोड़ा सा नमी आ गई है तो आप वैसे अवस्था में लीटर में समय समय पर चूना मिला करके उसे आप उसके नमी को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि चूना जो है उसके नमी को सोख लेता है। तो इस प्रकार से अगर आप लीटर का मैनेजमेंट करेंगे तो जो लीटर से होने वाली बीमारियां हैं उससे आप अपने मुर्गियों को बचा सकते हैं। जो किसान सब्जी फसल करेला की पिछात खेती करना चाहते हैं वो फरवरी महीने तक फसल लगा सकते हैं। करेला की पिछात खेती से अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाई पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन, रांची स्थानीय या अर्का हरित नामक उन्नत प्रभेद लगा सकते हैं। किसान भाई सब्जी फसल करेला की पिछात खेती के लिए 4 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करें। खेत में प्रति थाला 3 से 5 बीज सीधे बोएं और 5 से 7 दिनों पर पटवन करते रहें। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए करेला के अनुशंसित प्रभेद पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन, रांची स्थानीय या अर्का हरित लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। झारखंड में बड़े पैमाने पर लाह का उत्पादन किया जाता है। लाह की खेती में सबसे मशक्कत भरा काम होता है टहनियों से लाह छुड़ाना। राज्य के किसान इस काम के लिए लेक शेलर नामक कृषि उपकरण की मदद ले सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 50 किलोग्राम प्रतिदिन है। अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए चलते हैं किसान के गांव। आज हम उस कामयाब किसान से मिलने वाले हैं जो हर वक्त इसी जुगत में रहते हैं कि कैसे कृषि की दशा में सुधार और उपज में वृद्धि हो। इनकी यही बेचैनी इन्हें कुछ नया करने की प्रेरणा देते रहता है
और ऐसा उम्दा काम करवा लेता है जिससे इनके प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। मटर लगाए हैं मोटा मोटी हम 20 किलो नोवेल्टी का। इससे कुछ पहले लगाए हैं, इससे मोटा मोटी हमको 1 लाख का इनकम हो जाएगा अभी के मार्केट के रेट के अनुसार से। और थोड़ा जो बाद में लगा है उसमें वही 50,000, 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास मटर से हमको अभी इनकम हो जाएगा। नोवेल्टी का मटर हम अभी इस सीज़न में बरसात में बहुत अच्छा होता है। ये 2-3 साल से हम लगा रहे हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2,000 रुपए से लेकर 2,300 रुपए, चावल मध्यम 2,500 रुपए से 2,800 रुपए, चावल उत्तम 3,700 रुपए से 4,500 रुपए, गेहूं 1,800 रुपए से 2,200 रुपए, चना 3,700 रुपए से 4,000 रुपए, दाल अरहर 5,800 रुपए से 6,900 रुपए, दाल मसूर 4,600 रुपए से 5,400 रुपए, दाल चना 4,000 रुपए से लेकर 4,300 रुपए, सरसों तेल 8,800 रुपए से 9,400 रुपए, चीनी 3,250 रुपए से 3,400 रुपए, आलू 1,200 रुपए से 1,500 रुपए और प्याज 1,400 रुपए से लेकर 1,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में,
मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। जोहार जोहार जोहार। देखिए दादा भी आ गए। हम बोले ना भाई, दादा आते नहीं है, प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब जानकारी की बातें भी हो जानी चाहिए, क्योंकि भाई अब हम लोगों ने 2013 को छोड़ करके हम लोग 2014 में प्रवेश कर चुके हैं। नए साल में तो नए साल में नई खुशियाँ भी होनी चाहिए, नए सपने भी होने चाहिए, नई मुराद भी होनी चाहिए। तो इसी कामयाबी के साथ साथ में हम लोग का जो मुख्य काम है कि हम अपने किसान बंधुओं को उनके समस्याओं के सुनने के बाद जो हम लोग प्रश्न खोजते हैं, जो लाते हैं, उनके जो प्रश्न रहते हैं उनका एक उत्तर हम लोग फिर बिल्कुल। तो हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने अपने खतों के माध्यम से हमसे पूछा है तिलहनी फसलों के बारे में। और वो क्या था कि तिलहनी फसलों में अगर कीट लग जाए तो उसका हम निदान कैसे करें, रोग लग जाए तो हम उसका निदान कैसे करें। तो अरे गंद्रू भाई, आप कुछ ही दिन पहले तो हमारे विशेषज्ञ देवेंद्र प्रसाद जी से ये बात पूछ रहे थे ना? बिल्कुल। तो हमारे किसान भाइयों ने जो खत लिखा था, हम उसी को नज़र में रखते हुए हमने अपने विशेषज्ञ से उसके बारे में बातें की और राय जानना चाहा, और वही जानकारी आज हम अपने किसान भाइयों के लिए चलिए मिलवाते हैं आपको हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद जी से। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद मौजूद हैं, जो हमें तिलहनी फसलों में लगने वाले मुख्य कीटों के बारे में जानकारी देंगे एवं उनके रोकथाम के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अभी के मौसम में तिलहनी फसलों में मुख्यतः कौन कौन से कीट लगे हुए हैं? बड़ा आपने अच्छा प्रश्न किया है और ये किसान भाइयों को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा ये छोटा नागपुर या झारखंड प्रदेश में तिलहनी, अभी रबी तिलहनी का सबसे प्रमुखता होती है, क्योंकि आपका इसमें सरसों है, तीसी है, ये प्रमुख फसल हैं तिलहनी में। तिलहनी फसलों में जैसे पहले हम सरसों की बात करेंगे। सरसों में प्रारंभिक अवस्था में आरा मक्खी का प्रकोप होता है और उसके बाद लाही का प्रकोप अधिक होता है। लाही का प्रकोप तो सबसे ज़्यादा होता है, और उसके बाद कभी कभी जब फलियां बनती है तो एक जो पिल्लू है, जो फली छेदक के नाम से जाना जाता है, उसका भी आजकल आक्रमण देखा जा रहा है। इसके अलावे तीसी में जो है वो बर्ड फ्लाई या हम उसको कहे कली मक्खी, इसका भी प्रकोप देखा जाता है, जिसके कारण उपज में कमी देखी गई है। डॉक्टर साहब, जैसा भी आपने बताया कि बहुत सारे पिल्लू, लाही, तो इन सब कीटों से हमारे तिलहनी फसलों में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और जो लक्षण दिखाई देती हैं तो उनसे क्या क्या हानि हो सकती है हमारे फसलों में? हाँ, किसान भाइयों को मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया आरा मक्खी। आरा मक्खी प्रारंभिक अवस्था में जो किसान भाई देर से मतलब लगा रहे हों, या मान लिया प्रारंभिक अवस्था में जब सरसों लगाते हैं, तो ये जो पिल्लू होता है, आरा मक्खी का जो पिल्लू होता है, या कैटरपिलर कहते हैं या लार्वा बोलते हैं, ये पिल्लू जो है दिन में ढेलों में छिपे होते हैं और सुबह और शाम ये उस पर चढ़ करके पत्तियों को पूरा काट देता है, खा जाता है। काफ़ी नुकसान देखा गया प्रारंभिक अवस्था में। कभी कभी तो इसका प्रकोप बहुत अधिक देखा जाता है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ किसान भाइयों को कि जहाँ जिस खेत के चारों ओर झाड़ियाँ होती है या अगल बगल झाड़ियाँ होती है, वहाँ भुआ पिल्लू का भी प्रकोप कभी कभी अधिक देखा जाता है, और जिस खेत में भुआ पिल्लू का प्रकोप हो जाता है वो पूरा बिछड़े अवस्था में ही फसल को काट देता है, तो काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन जो मैंने बताया प्रमुख में एक कजरा पिल्लू हो गया, दूसरा लाही का समय इस समय काफ़ी बढ़ोतरी लाही का होता है। एक प्रकार से लाही का प्रकोप इतना अधिक हो जाता है कि कभी कभी फसल काफ़ी बर्बाद हो जाती है। जैसे इस मौसम में अभी बादल आ जाते हैं, कभी कभी थोड़ा सा बूंदाबूंदी भी होती है। इस हालत में लाही का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। और किसान भाई देखते होंगे, जैसे सिम लगाते हैं, सिम में काला काला लाही पूरा कोमल फलियों पर, फूलों पर, कोमल टहनियों पर पूरा ढक जाता है लाही के द्वारा। और ये लाही जो है पत्तियों का या कोमल फलियों का या कोमल टहनियों
मतलब कोमल टहनियों कहिए, उसका रस चूसते हैं, जिसके कारण रस चूसने के कारण पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, फलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, फूल गिर जाते हैं, तो फलियां बन नहीं पाता है। तो किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि लाही से प्रकोप से बचने के लिए कोई भी जो है वो सिस्टेमिक दवा, जैसे इमिडाक्लोप्रिड बहुत ही अच्छी दवा है और इसकी मात्रा 10 लीटर पानी में 7 मिलीलीटर का घोल बनाते हैं और 10 ग्राम सर्फ या कपड़े धोने वाला साबुन का घोल बना करके अच्छा मशीन के द्वारा हम लोग छिड़काव करते हैं। तो ये फसल में लगने वाला लाही हो गया या बग हो गया, जैसे एक बग का भी प्रकोप होता है जिसको हम लोग कहते हैं चित्रित बग। चित्रित बग जो है ये कोमल पत्तियों या कोमल फलियों का रस चूसते हैं, जिसके कारण पत्तियां जल जाती है और फलियां भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो ये चित्रित बग हो गया या लाही हो गया। इसके प्रकोप को रोकने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 10 लीटर पानी में 7 मिलीलीटर का घोल बनाते हैं और उसमें 10 ग्राम सर्फ या कपड़े धोने वाला पाउडर का घोल बना करके हम मशीन के द्वारा छिड़काव करते हैं। तो बहुत ही कारगर दवा है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, तीसी में जो कली मक्खी की बात मैं कहा, कली मक्खी जो है ये अंडा कलियों पर देती है और उसमें से जब पिल्लू निकलता है तो कलियों के अंदर प्रवेश करके कलियों को खा करके वो कलियों को सुखा देता है, उसमें फलन नहीं बन पाता है। तो उसके लिए दवा का नाम है मोनोक्रोटोफॉस। मोनोक्रोटोफॉस 10 लीटर पानी में करीब 10 मिलीलीटर का घोल बनाते हैं और उसमें 10 ग्राम सर्फ अवश्य मिलाते हैं और उसके बाद छिड़काव करेंगे। जब कलियां बनने लगती है तब पहला छिड़काव उसी समय करें। डॉक्टर साहब, ये सब दवा छिड़कने का भी एक समय होता है, क्योंकि पिल्लू जो रहते हैं कीटनाशक वो दिन में ढेलों के नीचे, पत्तों के नीचे छुप जाते हैं। बड़ा आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। अभी जाड़े का मौसम है किसान भाई, तो छिड़काव जब भी करें तो करीब 10 बजे के बाद करें, क्योंकि सुबह में ओस की बूंदें रहती हैं और ओस की बूंदें जब रहेंगी और छिड़काव करेंगे तो ओस की बूंदें और छिड़काव का पानी जो मिल करके ये नीचे गिर जाता है तो बर्बाद हो जाता है। इसलिए हम लोग जाड़े में 10 बजे के बाद छिड़काव करते हैं और गर्मी हो तो गर्मी में ठीक है सुबह 7 साढ़े 7 बजे से छिड़काव कर सकते हैं। जहाँ तक भुरकाव करने की बात होती है, जाड़े में सुबह भुरकाव किया जाता है ताकि वो पाउडर जो है, धूल है, वो उसी में चिपक जाता है। डॉक्टर साहब ने तिलहनी फसलों में लगने वाले कीटों से बचाव के लिए बहुत सारे उपाय बताए, बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ भी बताई, घरेलू नुस्खे भी बताए नीम को लेकर। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जानकारी तो बहुत ही बढ़िया बहुत अच्छी जानकारी थी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। और दादा, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, बात ऐसा है कि मतलब अभी तो आलू लगा तो उसमें भी एक रोग लग जाता है, उसमें कीट लग जाता है। तो कुछ किसानों को ये जानना है कि भाई उसमें रोग जो लगेगा, उसका कीट जो लग जाएगा, उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, उसको रोकथाम कैसे करें। अरे इसमें आप सोचने की क्या बात है। चलिए हमारे विशेषज्ञ सुधीर जी से मिलवाते हैं और इस विषय पर जानकारी ले लेते हैं। आज हम इस कृषि विज्ञान केंद्र पेटरवार में मौजूद है। जैसा कि किसान भाइयों हम लोग जानते हैं कि सब्जी फसल के जो राजा है वो आलू हैं और आज हमारा विषय भी आलू ही है और आलू के बारे में ही हम आपको तमाम जानकारियां आज देंगे आज के कार्यक्रम में। और हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि विज्ञान केंद्र पेटरवार के डॉक्टर SK झा। आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आलू के पौधे में कौन कौन से कीड़े लग जाते हैं और उसके निराकरण। जैसा कि अभी ज़्यादातर किसान भाई अपने खेतों में आलू लगाए हुए होंगे और वह बढ़वार की स्थिति में होगी। कुछ किसान भाई की आलू 1 महीने पहले लगी होगी, कुछ की 2 महीने 1.5 महीने हो गए होंगे। तो इस मौसम में खासकर आलू के खेतों में कुछ कीड़े लगते हैं। खासकर जो कीड़े हैं मुख्य, वो इस इलाके में एफिड नामक है कीड़ा लगता है, जिसको लाही भी किसान भाई कहते हैं। तो इसका प्रकोप आलू में मुख्यतः इस इलाके में ज़्यादा होता है। तो
और इसका फायदा अति क्या है कि यह अपने साथ विषाणु रोग को भी बढ़ाता है। अतः इसके उपचार के लिए किसान भाई, और यह कीड़ा जो है रस चूसने वाला है, तो इसके उपचार के लिए किसान भाई एक दवा है इमिडाक्लोप्रिड, उसकी 500 ml दवा 1 हेक्टेयर खेत के लिए उपयुक्त है। उसके लिए 1 ml दवा 2 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान भाई कॉमनली यूज होता है, रोगर है, चाहे मेटासिस्टॉक्स है, इन सब दवाओं का भी इस्तेमाल किसान भाई अपने खेतों में आलू में लाही के प्रकोप से बचने के लिए कर सकते हैं। जी, अब डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि आलू के फसल में रोग प्रबंधन हेतु क्या क्या उपाय करना चाहिए? आलू की फसल में ज़्यादा नुकसान जो है रोगों से ही होता है, और ये रोग मुख्यतः 2 तरह के हैं, अगेती अंगमारी और पिछेती अंगमारी, जिसे ब्लाइट कहते हैं। ये मुख्यतः ये जो 2 रोग हैं, ये आलू में झारखंड के प्रायः सभी जिलों में पाया जाता है, और इसका उपचार अगर नहीं करेंगे तो इससे आलू की फसल को काफ़ी हानि 50 से 60% तक उपज में कमी आ जाती है। तो इसके लक्षण है, शुरू में अगेती अंगमारी में जो पत्ते हैं वो भूरे पड़ने लगते हैं, और बाद में अगर अति होता है तो कड़ा हो जाता है पत्ता। अगर आप पत्ते में जैसे ही भूरे धब्बे देखने लगे तो आप अगेती अंगमारी से बचाव के लिए उपचार जरूरी करना चाहिए। अगेती अंगमारी और पिछेती अंगमारी दोनों ही के लक्षण करीब करीब एक ही जैसे हैं। दोनों में किसान भाई देखते होंगे कि भूरे धब्बे पिछेती अंगमारी में भी होते हैं। तो इसके उपचार के लिए पहला उपाय है कि किसान भाई जब लगा रहे हैं तो बीजोपचार जरूर करें। खेत में जब आप आलू की फसल लगा रहे हो तो बीज उपचार करें। इसके लिए कार्बेंडाजेम, जिसको बेवेस्टिन भी किसान भाई नाम से कहते हैं, तो बेवेस्टिन 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके आलू को उसमें आधा घंटा छोड़ दें। उसके बाद अगर लगाएंगे तो ये बीमारी के लक्षण काफ़ी कम हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर खेतों में बीमारी आती है तो उसके उपचार के लिए किसान भाई एंडोफिल M45 नामक दवा, जो बहुत कॉमन दवा है, इसका उपयोग कर सकते हैं, और इसकी 2 से 2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करने से 2 बार 15 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करना चाहिए। इससे इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम देखते हैं कि आलू की फसल में पाला का प्रकोप कुछ ज़्यादा रहता है। ठीक है, हमें उस पालक के रोकथाम के बारे में आप कुछ बताइए कि ये किस तरह से हाँ, ये अभी के मौसम के अनुसार, जैसे दिसंबर और जनवरी के प्रथम हफ्ता में जब ठंडा काफ़ी बढ़ जाता है और आकाश में बादल लगने लगते हैं, तो इसका पाला का प्रकोप होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके लिए किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि जब मौसम में ठंड बढ़ रही हो तो अपने खेतों में सिंचाई कर दें, मतलब अपने आलू के खेतों में नमी बरकरार रखें। जब देख रहे हैं कि रात का तापमान ज़्यादा कम हो रहा है तो उससे पहले खेत में नमी बरकरार रखें। इसके अलावा अगर देख रहे हैं तो आप शाम के समय में खेत के मेढ़ों पर खरपतवार को इकट्ठा करके खेत के मेढ़ों पर चारों ओर धुआं कर दे, मतलब आग लगा दे खरपतवार को। अगर खरपतवार में आग लगा देंगे तो उस स्थान का जो तापमान है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, धुआं हो जाता है, जिससे तापमान बढ़ जाता है, और इससे ये पाला से प्रकोप जो है, पाला का जो बैड इफेक्ट है वो आलू को नहीं मिल पाता है। अतः इन बातों पर अगर ध्यान देंगे तो किसान भाई पाले के प्रकोप से बच सकते हैं। और इसके अलावा जो दवा पहले फफूंदनाशी मैंने बताई थी, उसका छिड़काव करने से भी पाले का प्रकोप में थोड़ी कमी आती है। अब डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि ये बीमारी हो गए, पालक की बीमारी हो गए, उसके बाद जो बात आती है कि हम कोराई कब करें, आलू की फसल की कोराई कब की जाए? आलू की फसल जब पत्ते सूखने लगते हैं, जब पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, तो आलू की फसल की कोड़ाई कर लेनी चाहिए। तथा यह भी किसान भाई को ध्यान रखना चाहिए कि जब दिन का तापमान अगर जब देख रहे हैं किसान भाई बढ़ने लगा है तो आलू की कोड़ाई कर लेनी चाहिए, और पत्ते जब पीले रंग के होने लगे हैं तो कोड़ाई तुरंत कर लेनी चाहिए, ताकि जो आलू में जो अति है आलू का नुकसान ना हो। और इसको रखने के लिए इसका उचित भंडारण करना चाहिए। खासकर वैसे आलू जो 50 ग्राम से बड़े हों और 30 ग्राम से कम हो, इसका उपयोग किसान भाई को खाने के लिए करना चाहिए। और 30 ग्राम से 50 ग्राम तक के जो आलू हैं वो उसका उपयोग बीज के लिए कर सकते हैं। तो बीज के लिए जो आलू रखेंगे उसका उचित भंडार गृह में उसे रखकर उसका अगले साल बीज में उपयोग कर सकते हैं। तो साहब, आलू के फसल अच्छे हो, खूब फसल हो हमारे खेतों में, इसके लिए किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आजकल जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसको क्वालिटी पसंद है, मतलब आलू में अच्छी गुणवत्ता हो ये चाहिए।
तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए जब खेती कर रहे हों उस समय आलू की खेती में पोटास उर्वरक का उपयोग जरूर करें। ज़्यादातर किसान भाई पोटास उर्वरक का उपयोग कम करते हैं, तो आलू की खेती में प्रति हेक्टेयर 200 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास 200 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग करना चाहिए। अगर म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग करेंगे तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आलू जो है आपका सड़ेगा नहीं, ज़्यादा दिन तक रहेगा, आलू में रंग अच्छा होगा और पौधे में बीमारी भी कम लगेगी। बीमारी और कीड़े के प्रकोप से भी ये बचाता है। अतः मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि आलू की खेती जब भी करते हैं तो पोटास उर्वरक का उपयोग जरूर करें। आलू में किसान भाई देखे होंगे कि ऊपर में फूल भी आती है, उस फूल में आलू का बीज बनता है। तो अगर किसान भाई उस बीज से भी आलू की खेती कर सकते हैं तो इसके लिए बीज दर जो है 150 ग्राम ही लगता है। और इससे फ़ायदा क्या है कि इसमें बीज में जो लागत है वो काफ़ी कम हो जाती है और इसका जो उत्पाद होता है उसमें रोग और कीटाणु, विषाणु वाले रोग और जो ब्लाइट लगती है, फंगस के रोग होते हैं, वो बहुत कम लगते हैं। अतः आजकल इसका प्रचलन बढ़ रहा है। अतः किसान भाई अगर जो चाहेंगे वो इससे भी इसका बीज का भी उपयोग कर आलू की खेती कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आपने इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। आपकी समस्या का निदान हो गया। हाँ। और हमारे किसान भाइयों की समस्या का भी निदान हो गया, क्योंकि उनके सामने भी ये समस्या आ ही रही होगी। ये सवाल रहता ही है उनके मन में। बिल्कुल रहता है। लेकिन कुछ और जानकारी है। जी हाँ, छोटी मोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में हल्के बादल रहेंगे। हवा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर दिशा से पश्चिम की ओर चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। मसूर एवं चना फसल में बुआई के 50 से 55 दिनों बाद फूल आने से पहले एक सिंचाई जरूर करें। जो किसान आलू फसल लगाए हुए हैं वो 7 से 10 दिनों के अंतराल पर नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। समय से बोई गई तोरिया फसल तैयार होने के कगार पर है। इसकी फलियां सुनहले पीले रंग की हों तभी काटें और उसे 2 से 3 दिनों तक धूप में जरूर सुखा लें। चलिए, ये काम भी हमारा पूरा हुआ, लेकिन एक काम आपका और हमारा दोनों का बच गया, वो है हमारा पता नोट करने का। हमारा पता फटाफट लिखिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर जरूर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार, लिखना ना भूलिएगा। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।